बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के टॉपिक पे हम डेबिट क्रेडिट रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग में डेबिट क्रेडिट रूल्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं, और इन्हीं डेबिट क्रेडिट रूल्स को फॉलो करते हुए एक्सेल शीट के अंदर हम अपनी कंपनी के अकाउंट्स को रिकॉर्ड करेंगे। मज़े डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हमारे पाक बुक कीपिंग सर्विसेज के चैनल को सब्सक्राइब करें। डेबिट क्रेडिट रूल्स अकाउंटिंग सिस्टम का बहुत अहम पार्ट है। जितने भी अकाउंटेंट्स और बुक कीपर्स होते हैं वो इन्हीं डेबिट क्रेडिट रूल्स को फॉलो करते हुए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में डाटा एंट्री करते हैं। अगर कोई भी शख्स किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में डाटा एंट्री करना चाह रहा है तो सबसे पहले वो डेबिट क्रेडिट रूल्स के बारे में समझे कि वो डेबिट क्रेडिट रूल्स क्या होते हैं, और इसके जो मेन अकाउंटिंग हेड्स होते हैं उनके बारे में अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। क्योंकि जब तक हमारी डाटा एंट्री सही तरह से नहीं होगी, हमें सही तरह से पता नहीं चल सकेगा कि हमारी कंपनी के एसेट्स कितने हैं, एक्सपेंसेस कितने हैं, लायबिलिटीज़ कितनी हैं, रेवेन्यूज कितना है और हमारी कंपनी का कैपिटल कितना है। इसी वजह से अकाउंटिंग में डेबिट क्रेडिट रूल्स बनाए गए। हमारे स्क्रीन पर डेबिट क्रेडिट रूल्स का टेबल शो हो रहा है। ये डेबिट क्रेडिट रूल्स का टेबल ये शो कर रहा है कि कौन कौन से हेड ऑफ अकाउंट किस तरीके से डेबिट या क्रेडिट हो रहे हैं। पूरी अकाउंटिंग के अंदर 5 तरह के हेड ऑफ अकाउंट्स होते हैं जो कि हमारे स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। सबसे नंबर 1 पे एसेट अकाउंट और नंबर 2 पे एक्सपेंस अकाउंट। जब भी इंक्रीज होते हैं तो हम इसको डेबिट करते हैं। इसी तरह से लायबिलिटी अकाउंट, नंबर 4 पे रेवेन्यू या सेल्स अकाउंट और नंबर 5 पे कैपिटल ऑन इक्विटी अकाउंट। जब भी डिक्रीज हो रहे होते हैं तो हम इसको डेबिट करते हैं। इसी तरह से एसेट अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट, जब भी अकाउंटिंग के अंदर डिक्रीज हो रहे होते हैं तो हम इसको क्रेडिट कर रहे होते हैं। नंबर 3 पे लायबिलिटी अकाउंट, नंबर 4 पे रेवेन्यू और सेल्स अकाउंट, नंबर 5 पे कैपिटल अकाउंट। जब भी अकाउंटिंग के अंदर इंक्रीज हो रहे होते हैं तो हम इसको क्रेडिट कर रहे होते हैं। सबसे लास्ट कॉलम ये शो करेगा कि कौन कौन से हेड ऑफ अकाउंट बैलेंस शीट के अंदर आते हैं और कौन कौन से हेड ऑफ अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाते हैं। अब इन तमाम हेड ऑफ अकाउंट्स के बारे में 1 बाय 1 करके हम डिस्कस करते हैं और एग्जाम्पल के तौर पर 2 एंट्रीज पास करेंगे। एसेट्स अकाउंट्स, जिनको हम उर्दू में असासा जात भी बोलते हैं, ऐसे रिसोर्सेज और आइटम्स जो कि कैश में कन्वर्ट हो सकते हो, अकाउंटिंग लैंग्वेज में उनको एसेट्स कहते हैं। अब एसेट्स की 2 मेन टाइप्स होती है। पहले नंबर पे कहलाता है करंट एसेट्स और नंबर 2 पे कहलाता है फिक्स एसेट्स। करंट एसेट्स में हमारे पास कैश एंड बैंक बैलेंस, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, स्टॉक, बॉन्ड्स और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, ये हमारे सारे फिक्स एसेट्स करंट एसेट्स कहलाते हैं। फिक्स एसेट्स में हमारे पास व्हीकल्स, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, गुडविल, कॉपीराइट्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये हमारे सारे फिक्स एसेट्स कहलाते हैं। अब हम इन्हीं एसेट्स अकाउंट की एंट्रीज पास करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने डेबिट क्रेडिट रूल्स का टेबल यहाँ पे ऊपर मेंशन कर दिया है। एसेट अकाउंट जब भी इंक्रीज होते हैं तो हम इसको डेबिट करते हैं। एसेट अकाउंट जब भी डिक्रीज होते हैं तो हम इसको क्रेडिट करते हैं, और ये हमेशा बैलेंस शीट के अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई कार परचेज की जिसकी वैल्यू 10 लाख रुपीज़ की है तो हम इसको करेंगे डेबिट। कार जो है हमारे फिक्स एसेट है और जब भी फिक्स एसेट बढ़ते हैं तो हम इसको डेबिट करते हैं। बैंक या कैश को करेंगे क्रेडिट 10 लाख रुपीज़ से। बैंक या कैश जो है हमारे पास यहाँ पे करंट एसेट है, करंट एसेट हमारे पास यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। नंबर 2 पे हमारे पास आता है शॉप। शॉप जो है हमारी फिक्स एसेट है, जब भी फिक्स एसेट जब भी बढ़ेगा उसको हम करेंगे डेबिट अकाउंटिंग में, जो कि इसकी वैल्यू यहाँ पे 3 लाख रुपए से मेंशन की गई है। अब यहाँ पे करेंगे हम इसको बैंक या कैश को करेंगे क्रेडिट 3 लाख रुपए से। यहाँ पे करंट एसेट जब भी डिक्रीज हो रहे होते हैं हम उसको अकाउंटिंग में क्रेडिट करते हैं। अब नंबर 2 पे आता है एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस अकाउंट की ऐसी डेफिनेशन की जा सकती है कि ऐसे एक्सपेंसेस जो कि जिसका फ़ायदा हमें मुस्तकबिल में मिल सके, अकाउंटिंग में हम इसको एक्सपेंसेस बोलते हैं। एक्सपेंसेस की हमारे पास 2 मेन टाइप्स होती है। पहली कहलाती है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और दूसरे कहलाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की ऐसे डेफिनेशन हो सकती है कि ऐसे एक्सपेंसेस जो कि किसी चीज़ को बनाने या परचेज करने पर आए तो हम इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का ताल्लुक हमेशा प्रोडक्शन से होता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारे पास कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, लोडिंग अनलोडिंग एक्सपेंस, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, रेंट एक्सपेंस। फैक्ट्री का अगर होगा तो हम इसको रेंट एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस में लेंगे, और वेयर हाउस एक्सपेंसेस, ये हमारे सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। अब आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की ऐसी डेफिनेशन हो सकती है कि ऐसे एक्सपेंसेस जो किसी को सेल करने या कारोबार को मैनेज करने पर आए, हम इसको अकाउंटिंग में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारे पास बैंक चार्जेस,
बैड डेट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफिस, डिस्काउंट अलाउड, स्टाफ सैलरीज और रेंट एक्सपेंस ऑफिस। यहाँ पे मैंने अब मेंशन किया हुआ है ऑफिस, हम इसको सब चीज़ों को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी एग्जाम्पल यानी एंट्रीज पास करते हैं। एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज होते हैं तो हम इसको डेबिट में लेते हैं, एक्सपेंसेस जब भी डिक्रीज हो रहे होते हैं तो हम इसको क्रेडिट करते हैं, और ये हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई अपनी कंपनी का रेंट एक्सपेंस पे किया है जिसकी वैल्यू 50,000 रुपये की है, तो हम इसको रेंट एक्सपेंस को करूँगा यहाँ पे डेबिट, कैश या बैंक को करूँगा यहाँ पे क्रेडिट। एक्सपेंसेस जब भी बढ़ते हैं तो हम इसको डेबिट में लेते हैं, जहाँ पे एक्सपेंसेस जहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर 2 पे आता है स्टाफ सैलरीज। स्टाफ सैलरीज में सिर्फ जिसकी वैल्यू 2 लाख रुपए की है तो हम इसको करेंगे डेबिट, स्टाफ सैलरीज को करूँगा डेबिट और बैंक या कैश को करूँगा क्रेडिट। नंबर 3 पे आता है लायबिलिटी अकाउंट। ऐसे बोरिंग यानी उधार जो किसी शख्स या बैंक से लिए जाए कारोबार को मैनेज करने के लिए, तो हम अकाउंटिंग में उसको लायबिलिटी बोलते हैं। अब लायबिलिटी की मेन 3 टाइप्स होती है। पहली कहलाते हैं करंट लायबिलिटीज, दूसरे नंबर पे आती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, तीसरे नंबर पे आती है कंटीजेंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में हमारे पास बिल्स पेबल, बैंक एक्यूड ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट पेबल, इनकम टैक्स पेबल, सैलरीज पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, प्रोविजंस, ये हमारे सारे करंट लायबिलिटीज के अंदर आती है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में हमारे पास बॉन्ड्स पेबल, कैपिटल लीज, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म नोट्स पेबल, मॉर्टगेज पेबल, ये हमारे सारे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कहलाती है। कंटीजेंट लायबिलिटीज में हमारे पास लॉ सूट्स, प्रोडक्ट वारंटीज और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये हमारी सारी कंटीजेंट लायबिलिटीज के अंदर आती है। अब हम इसी लायबिलिटीज की एंट्रीज पास करते हैं। लायबिलिटीज अकाउंट जब भी डिक्रीज होते हैं तो हम उसको अकाउंटिंग में डेबिट में लेते हैं, और लायबिलिटीज अकाउंट जब भी हम इंक्रीज हो रहे होते हैं तो हम इसको क्रेडिट में लेते हैं। की एंट्रीज पास करते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने कोई रॉ मटेरियल परचेज किया है ऑन अकाउंट यानी उधार पे, तो मैं रॉ मटेरियल को कर दूंगा डेबिट और सन्ड्री क्रेडिटर्स को कर दूंगा क्रेडिट। यहाँ पे दोनों हेड ऑफ अकाउंट इंक्रीज हो रहे हैं, एक्सपेंस भी इंक्रीज हो रहा है और करंट लायबिलिटीज भी इंक्रीज हो रही है। अब इन्हीं सन्ड्री क्रेडिटर्स को आगे जाके मैं पेमेंट करूँ तो इसी सन्ड्री क्रेडिटर्स को मैं कर दूंगा डेबिट और कैश या बैंक को कर दूंगा क्रेडिट। अब सन्ड्री क्रेडिटर्स जब यहाँ पे डिक्रीज हो रहे हैं तो मैं यहाँ पे कर दूंगा डेबिट। अब हम चलते सेल्स या रेवेन्यू अकाउंट की तरफ। अकाउंटिंग में इसकी सिंपल डेफिनेशन है, अगर मैं अपनी अशिया या खिदमात मार्केट में फ़रोख्त करूँ तो इसको अकाउंटिंग में सेल कहते हैं। सेल को हम रेवेन्यू अकाउंट भी बोलते हैं। अब इसकी हम एंट्रीज पास करते हैं। जब भी सेल्स अकाउंट इंक्रीज होता है तो हम इसको क्रेडिट करते हैं, और डेबिट होने की सूरत में डिक्रीज होता है और ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के अंदर आता है। अब हम इसकी एंट्रीज पास करते हैं। मिसाल के तौर पर किसी कस्टमर को 2 लाख रुपए का माल फरोख्त किया है, तो यहाँ पे अकाउंट सेबल को कर दूंगा डेबिट और सेल अकाउंट को कर दूंगा क्रेडिट। यहाँ पे दोनों हेड ऑफ अकाउंट इंक्रीज हो रहे हैं, करंट एसेट भी इंक्रीज हो रहा है और सेल अकाउंट भी इंक्रीज हो रहा है। अब मिसाल के तो इसी कस्टमर से मेरे पास कुछ दिन बाद या कुछ महीनों बाद पेमेंट रिसीव होती है, तो बैंक या कैश को कर दूंगा डेबिट 2 लाख रुपए से, और अकाउंट रिसीवेबल को जो जहाँ पे मैंने डेबिट किया हुआ था उसी कस्टमर को कर दूंगा यहाँ पे क्रेडिट 2 लाख रुपए से। हम नंबर 5 पे आते हैं कैपिटल इक्विटी अकाउंट। मिसाल के तौर पर कोई भी शख्स कारोबार शुरू करना चाह रहा है, तो कारोबार शुरू करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। अगर कोई शख्स किसी कारोबार में अपनी इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको अकाउंटिंग में कैपिटल या ऑन इक्विटी बोलते हैं। अब अकाउंटिंग में ज़रूरी नहीं है कि कैपिटल हमारा हार्ड कैश की सूरत में हो, कैपिटल हमारा एसेट्स की सूरत में भी हो सकता है। हम एवेंटीज की तरफ आते हैं। कैपिटल अकाउंट जब भी इंक्रीज होता है तो हम इसको क्रेडिट करते हैं, और डेबिट होने की सूरत में डिक्रीज होता है, और ये हमेशा बैलेंस शीट के अंदर आता है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स 50 लाख रुपए से कारोबार शुरू करता है, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक को करेंगे डेबिट और कैपिटल ऑन इक्विटी की अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। यहाँ पे दोनों हेड ऑफ अकाउंट इंक्रीज हो रहे हैं, करंट एसेट भी इंक्रीज हो रहा है और कैपिटल अकाउंट भी इंक्रीज हो रहा है। अब यही ऑनर कुछ दिन बाद या कुछ अरसे बाद पर्सनल यूज़ के लिए 50,000 रुपये विड्रॉ करता है, निकलवाता है अपने कारोबार से, तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ड्राइंग्स अकाउंट यूज़ करेंगे। ड्राइंग्स को करेंगे हम डेबिट
वो कैश को करेंगे क्रेडिट। यहाँ पे ड्राइंग्स जो है वो कैपिटल अकाउंट से आगे जाके लेस हो जाएगा, और जो ड्राइंग्स जो होती है वो ज़्यादातर पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनीज में यूज़ की जाती है। ये वीडियोस का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में मैं इंशाल्लाह आपको एक्सेल के अंदर बुक कीपिंग करना सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम प्रोफेशनल तरीके से अपनी कंपनी के अकाउंट्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं इन्हीं डेबिट क्रेडिट रूल्स को फॉलो करते हुए। इसके लिए लाजमी है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना लाजमी है ताकि आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।